नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 की बातें कुछ रह गई है, उसको हम लोग इस सेशन में पूरा करेंगे। जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए, हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे, लास्ट टॉपिक था हम लोग का औपनिवेशीकरण। औपनिवेशीकरण की बात हम लोग कर चुके हैं। इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि आपके मुख्य पृष्ठ पे जो हमारे अतीत जो शब्द है इसका प्रयोग क्यों किया गया है। तो इसके पहले हम लोग देखेंगे कि इसके पहले क्या था, तो हमारा अतीत था। तो हमारा अतीत के बाद हमारे अतीत क्यों कहा गया, यानी हमारा वर्ड की जगह हमारे वर्ड का प्रयोग क्यों किया गया है। ठीक है, यहां पे देख लीजिएगा, हमारा अतीत के स्थान पर हमारे अतीत क्यों इसका प्रयोग किया गया है मुख्य पृष्ठ पे। तो इसको ऐसे समझिए, हमारा अतीत शब्द तब हुआ करता था जब राजा महाराजा या कोई भी शासक अपने ही बारे में लिखा करते थे और अपने ही हर चीज़ों को दिखाते थे, जन्म से लेकर के ताजपोशी से लेकर के अपने जो भी शासन प्रक्रियाएं होती है उसको। तो इन सभी बातों को जिस बुक में वो लोग लिखते थे अपने को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते थे और वही चीज़ समाज में देते थे और समाज के लोग ये पढ़ कर के उनके दिमाग में जो बातें होती थी वो इस बात को संदेश देती थी कि राजा ही सबसे सर्वोपरि है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो भी राजा अपने प्रक्रियाओं में अपने नीतियों के साथ अपने जो भी सांस्कृतिक राजनीतिक गतिविधियां होती थी उसको वो समाज के अंदर वो डाल देता था। तो यानी सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत यानी सिर्फ और सिर्फ राजाओं के बारे में होता था। तो उस टाइम हम देखते हैं कि हमारा अतीत शब्द का प्रयोग किया गया। लेकिन हमारे इतिहासकार, भारतीय इतिहासकार जब आए तो उसके बाद से इन्होंने देखा कि अरे यहाँ पे तो इतिहास हर व्यक्ति का है, हर लोगों का है, हर धर्म का है। तो फिर हमारा एक पार्टिकुलरली जो शब्द है इसको यहाँ तो वेरी नहीं करता है। तो इसलिए हमारा अतीत के जगह हमारे अतीत किया गया। इस बात को देखते हुए कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सबका अतीत है, किसी ना किसी रूप में सबका अतीत है। तो इसलिए हम इस बुक में जो भी पढ़ेंगे तो हम अपने को ही समझ करके, हम अपने लोग को ही समझ करके पढ़ेंगे ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाए और एक तरह से फीलिंग आए कि हाँ उस टाइम कैसे हम लोग थे, यानी हम लोग के जो पूर्वज थे वो लोग कैसे थे, किस तरह से जीवन यापन करते थे, जो भी बड़ व्यवस्थाएं थी पहले वो किस तरह से अलग अलग अपने बड़ व्यवस्था के अंतर्गत वो लोग जीवन यापन करते थे, कितनी यातनाएं सही, कितना पीड़ा सहे। तो सभी के दुख दर्द को एक तरह से फील करने के लिए ये बताया गया कि नहीं, जो इतिहास है वो सबका इतिहास है, किसी एक पार्टिकुलरली व्यक्ति का नहीं है। इसलिए यहाँ पे हमारा अतीत को हटा करके और हमारे अतीत किया गया। चलिए, उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। पेज नंबर 5 पे हम लोग आते हैं। हम किस तरह जानते हैं भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं, प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता है।
इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। यानी अंग्रेज़ों को लगता था कि अब जो है रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है, इसलिए कि कालांतर में बाद में कभी भी कोई भी इश्यू होगा तो इस रिकॉर्ड के माध्यम से हम लोग उस जो इश्यू है उसको हम लोग जो प्रॉब्लम्स है उसको हम समाधान किया जा सकता है। तो इसलिए रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है। तो वो लोग अपने ऑफिस में अलग अलग एक रूम बनाए और उसमें हर जो कर्मचारी होता था वो अपने संबंधित जो भी कार्य होते थे उसका रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिए। अंग्रेज़ों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवाए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे भी संस्थान बनाए गए। आज भी हम लोग संग्रहालय जाते हैं, म्यूजियम जाते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि बहुत से पुस्तकें जो होती हैं उनका जो प्रतियां हैं जो पुरानी वो उसमें रखा गया है और उसको हम लोग पढ़ते हैं और उससे संबंधित हम लोग नॉलेज लेते हैं। तो इस तरह से रिकॉर्ड रखा गया और वो लोग बहुत अच्छे से रिकॉर्ड रखने का काम भी करना शुरू कर दिया। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों का आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। यानी 19वीं सदी की शुरुआत में यहाँ पे एक शाखा से दूसरी शाखा में जो भी रिपोर्ट तैयार होता था वो एक रिकॉर्ड के रूप में रखा गया है। तो आप लोग दाएं साइड में देख सकते हैं कि गृह विभाग को भेजी गई जो नई रिपोर्ट है इसको आप लोग पढ़ सकते हैं जो 1946 का है। तो यहाँ पे उसके बाद देखते हैं कि उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी उनको कहते हैं जो बहुत ही सुंदर ढंग से राइटिंग में लिखते हैं, तो उनसे लिखवाया जाता था। खुशनवीसी और सुलेख नवीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग भी कार्रवाइयों के दस्तावेज की कई प्रतियां बनाई जाने लगी और एक कोई भी रिकॉर्ड होता था उसका अलग अलग प्रतियां बनाना ये लोग शुरू कर दिए और सहेजना शुरू कर दिए रिकॉर्ड के रूप में, ताकि इन फ्यूचर भविष्य में हम लोग अच्छे से इसको देख सके और पहले कैसे काम करते थे, पहले कैसे नीतियाँ काम करती थी, वो हम लोग देखेंगे कैसे कैसे हम लोग परिवर्तन किए। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं चित्र नंबर 5 शरीफे का पौधा है। 1770 का दशक है। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वनस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उन्हें संबंधित जानकारी इकट्ठा हो जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। तो अब के जो इतिहासकार है वो इस बात पे है कि ये पहले कैसे इकट्ठा किया जाता था, किस तरह से काम किया जाता था। और इसके लिए आते हैं सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। यानी अंग्रेज अब सर्वेक्षण करने लग गए। अंग्रेज़ों को सर्वेक्षण करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेज़ों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। यहाँ पे थोड़ा अपने बुद्धि का प्रयोग किया और अंग्रेज़ों ने इंडियंस को जानने के लिए और इंडिया में अपना शासन चलाने के लिए औपनिवेशिक तो हो ही गए थे एक तरह से, तो एक तरह से अब राजनीतिक विस्तार करने के लिए ये लोग अपने दिमाग में ये सोचे कि यहाँ के लोगों के बीच कैसे रहा जा सके,
इसके लिए हम लोग पहले एक तरह से सर्वेक्षण करेंगे कि किस किस तरह के यहाँ पे लोग रहते हैं, कौन कौन से कल्चर से संबंधित है, क्या खान पान है यहाँ का, हर चीज़, यहाँ की मिट्टी क्या है, कैसी है, कौन सी पौधे का ये यहाँ पे उपज बहुत अच्छा से हो सकता है। तो ये सभी सर्वेक्षण करना शुरू कर दिए। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। उसके बाद से इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी, सेंसस भी होने लगे 10 साल में। तो हम लोग देखते हैं कि जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में भी जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण और पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण और वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। वन का भी सर्वेक्षण किया जाता था। उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण भी किया जाता था। तो एक तरह से हम लोग देखते हैं कि ये लोग रिकॉर्ड्स के रूप में भी रखते हैं, लोगों को दिखाते हैं, हमें भी दिखाते हैं पुस्तकों के माध्यम से कि हम लोगों ने वैज्ञानिक तरीकों से भी सर्वेक्षण करना शुरू किया था। आप लोग नीचे देख सकते हैं चित्र नंबर 6 में। खैर, आते हैं अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होते हैं उससे क्या नहीं पता चलता है, आइए देखते हैं। रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि ये सरकारी रिकॉर्ड्स हैं। इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते हैं, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड्स से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। यानी जो अधिकृत रिकॉर्ड्स होते थे, अधिकृत का मतलब होता है जो सरकारी रिकॉर्ड होते थे, वो ऑफिशियल जो रिकॉर्ड होते थे वो तो सिर्फ और सिर्फ सरकार अपने नीतियों के बारे में लिखेगी, अपने बारे में लिखेगी, तो उनका रिकॉर्ड्स तो उनके बारे में तो पता चल जाता था। लेकिन वहाँ से यदि हम अलग देखें तो जो आम लोग हैं उनके जीवन के बारे में पता नहीं चलता था। तो अधिकृत जो रिकॉर्ड्स है ये पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं है। तो उस समय का हम लोग को सूचना बिल्कुल नहीं मिलती थी। तो इस तरह से हम लोगों ने इस बात को जानने के लिए और भी स्रोतों का हम लोगों ने अध्ययन करना शुरू किया, जैसे लोगों के जीवन के बारे में, पुस्तकों के बारे में, हर चीज़ हमने वो चीज़ इकट्ठा करना शुरू किया जो हम लोगों को इतिहास के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त हो। नेक्स्ट देखते हैं। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़्यादा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, उसके बाद से तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएँ महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, जो सरकारी दस्तावेज है उसको पढ़ करके सरकार के बारे में हम लोग पता किए। उसके बाद से कुछ डायरिया हम लोग पढ़े, कुछ लोगों के जीवन पढ़े, कुछ लोगों जो महत्वपूर्ण पुस्तक हैं जो व्यक्तित्व से संबंधित है उनके व्यक्तित्व हम लोग पढ़े बहुत अच्छे से। जो फेमस बुक हैं उनके माध्यम से हमें जानकारी मिली। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी लिखा। तो इस तरह से अखबार जब छपने लग गए तो उनके विचारों को लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया, तो उनके जीवन के बारे में हमें पढ़ने को मिला और समझने को मिला। लेकिन ये स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे, लेकिन इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या
सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभव कर रहे थे। तो यहाँ पे भी परिपूर्ण नहीं मिला हमें। किसान के बारे में, आदिवासियों के बारे में, उनके जीवन के बारे में हमें अच्छे से जानकारी नहीं मिलती। अगर हम थोड़ी और कोशिश करेंगे तो इस बारे में और भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको यह बात समझ में आने लगेगी। तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे जैसे बढ़ेंगे तो इनके बारे में, इनकी जीवन के बारे में, कैसे आदिवासी लोग रहते थे, किस तरह से यहाँ पे शासन हुआ करता था, इसके बारे में हम लोग सीखते चले जाएंगे। तो लगभग ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। तो ये गलत है, इसलिए कि ईसाई धर्म में नहीं बांटा था, ये ब्रिटिश काल में बांटा था। सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। सरकारी दस्तावेजों से हमें सिर्फ सरकारी नीतियाँ, सरकार के बारे में ही हमें प्राप्त होती है, लोगों के आम जनजीवन के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तो इसलिए ये क्या है, गलत है। अंग्रेज़ों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किस तरह कालखंडों में बांटा और उसमें क्या समस्याएं हैं। तो इसका भी आंसर पिछले वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम बता देते हैं कि जेम्स मिल भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा था उसमें क्या समस्याएं। समस्याएं ये है कि उसने हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल कहा था। तो ये काल, जब तीनों काल ये बताया जेम्स मिल ने, तो एक तरह से तो हमारे अंदर सांप्रदायिक भावना को जागृत किया। इसको आधुनिक, प्राचीन, आधुनिक और मध्य बोल देता। ठीक है, तो इसके बारे में इन डिटेल वर्णन हमने पिछले वीडियो में किया है, उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। अंग्रेज़ों ने सरकारी दस्तावेज को किस तरह सुरक्षित रखा। अलग अलग कमरा बना करके अलग अलग अपने अपने कर्मचारियों को, कर्मचारी जो भी काम करते थे उससे संबंधित जो भी रिकॉर्ड्स होते थे उसको अपने रूम में रखते थे और एक जगह से दूसरी जगह भी भेजते थे। इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्टों से उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है। तो पुराने अखबारों में तो पूरी तरह से खुलेआम लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन जो पुलिस के पास जो रिकॉर्ड्स होती है, रिपोर्ट होती है, उसमें अधूरे ज्ञान होती है। जिसको जैसे लगता है उसको वो अपने पक्ष में वैसा बयान देता है। तो वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो इस तरह से यह आपका चैप्टर ख़त्म होता है और इसमें कुछ आपको सोचने विचारने के लिए बात किया गया है। आइए कल्पना करें, देख लीजिए कि कल्पना कीजिए कि आप इतिहासकार हैं। आप यह पता लगाना चाहते हैं कि आज़ादी मिलने के बाद एक दुर्गम आदिवासी इलाके की खेती में क्या बदलाव आए हैं। इन जानकारी को ढूंढने के विभिन्न तरीकों की सूची बनाएं। किस तरह से आप इसको दुर्गम आदिवासी इलाके की खेती में बदलाव कैसे क्या आए, इसको आप लोग सूची बना करके लिख सकते हैं। उसके बाद से आइए करके देखें, क्या आप आज की दुनिया के कुछ सर्वेक्षणों को उदाहरण दे सकते हैं। सोचकर देखिए कि खिलौना बनाने वाली कंपनियों को यह पता कैसे चलता है कि बच्चे किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, या सरकार को यह कैसे पता चलता है कि स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी है, और इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षणों से क्या हासिल कर सकते हैं। तो एक तरह से हम लोग ये चैप्टर देखते हैं और इसको आप क्वेश्चन आंसर बिल्कुल कीजिएगा, इसको छोड़िएगा नहीं। इसलिए कि क्वेश्चन आंसर कीजिएगा तो क्वेश्चन आंसर इस बात का होता है, इस बात को जानने के लिए प्रेरित करता है कि आपने जो भी बात आपके दिमाग में आया उस बात को रख करके क्वेश्चन का आंसर आप दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिएगा, ये आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।